सिद्धांत गौतम जी जो प्रदेश प्रशिक्षक दिल्ली हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर, और चूंकि समय भी हो गया है 9:45 है, तो इस विषय पर हमें अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय सिद्धांत गौतम जी। धन्यवाद सम्मानीय संचालक जी, और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस वेबिनार मीटिंग के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब, हमारे बीच में माननीय राजाराम आनंद जी जो एक वक्ता रहे हैं आज के, माननीय डीपी गुलिया साहब, और हमारे पूर्व वक्ता तेजिंदर बद्दन जी, और माननीय जैमिनी साहब, और उपस्थित मेरे सभी, आज की मीटिंग में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित वरिष्ठ और कनिष्ठ और सभी समदर्शी साथियों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आज ज्ञानवर्धन किया है हमारे पूर्व वक्ताओं ने, और बड़े विस्तार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात को रखा है, और आज की वेबिनार में बहुत गंभीर और सूझबूझ रखने वाले सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाले हमारे वक्ता और श्रोता आज की मीटिंग में मौजूद हैं। और जिस विषय को चुना है माननीय अध्यक्ष जी ने, वो बहुत गंभीर विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय का मूल्यांकन हमें देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में करने की बहुत आवश्यकता है। सामान्य साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है और जैसा कि पृष्ठभूमि से अवगत कराया गया आप सभी को, मैं 5 बिंदुओं के दायरे में अपनी बात को रखूंगा। तथ्य क्या है, और जो कानून का मुद्दा है बीच में वो क्या है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा है, और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दूरगामी और वृहद प्रभाव पड़ने वाला है वो, और हमें क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में। मैं इन 5 बिंदुओं के बीच में अपनी बात को समेटने का प्रयास करूंगा। समय बहुत हो गया है, मैं भी कम से कम समय लेकर के अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो फैक्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे आए। देश में जो बहुजन समाज में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके सब डिवीजन, उपवर्गीकरण का विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है, और उस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आने से पहले उसकी पृष्ठभूमि है कि जिसमें 1975 में पंजाब गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है, और वहां शेड्यूल कास्ट के जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसका 50-50% डिवीजन कर देती है। ठीक उसी तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट 1994 में एक एक्ट पास करती है, वहां भी उसी तरीके से एससी रिजर्वेशन का उपवर्गीकरण किया जाता है। और ठीक उसी तरीके से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम थे, तो उस टाइम पर एक एक्ट पास किया उन्होंने अपनी विधानसभा में, और उसके तहत वहां के शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब होता क्या है कि जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, चंद्रबाबू नायडू ने इस सब कैटेगराइजेशन किया, तो ये मुद्दा वहां पर हमारे 3 बहुत अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट लोगों ने, जो बहुजन समाज को सिर्फ बहुजन समाज के तौर पर देखते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण से देखते थे, तो उन्हें इससे बहुत पीड़ा हुई। और उनमें से जो ईवी चिनैया जी हैं, वो ही वॉज ए स्टॉन्च बुद्धिस्ट एंड अम्बेडकराइट, और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना के प्रतिकूल जो एक कास्टलेस सोसाइटी बाबा साहेब अम्बेडकर बनाना चाहते थे, ये जो निर्णय है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, ये सब डिवीजन करने का मतलब है कि कास्ट को स्ट्रेटिफिकेशन करना, कास्ट को परमानेंट करना, देश में जाति व्यवस्था को मजबूत करना, वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाला है। और ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में जो खाई है और जो दीवार है उसे मजबूत करने वाला है। तो उन लोगों ने इस देश की सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने के सिंगल जज बेंच ने उसको निरस्त कर दिया। अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फिर एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई और असेंबली में एक विधेयक पास करा लिया, और उस विधेयक के माध्यम से पुनः उस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दे दी और सब कैटेगराइजेशन को फिर लागू कर दिया। 2001 में इन्हीं तीनों समाजशास्त्रियों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में फिर पहुंचे। ये लोग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश असेंबली के द्वारा पारित विधेयक को अपहेल्ड कर दिया, उसको सही करार दे दिया। अब इसी को 2001 में इन्हीं तीनों लोगों ने, तीन लोग कौन कौन थे? मल्लेला वेंकट राव और ईवी चन्नैया जी और वेंकटेश्वर राव, ये तीन लोग थे जो वहां पर माला कम्युनिटी से थे। तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी 2001 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इस सब कैटेगराइजेशन को असंवैधानिक करार दे दिया। 2004 में मींस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने पलट दिया, उसको असंवैधानिक करार दे दिया। और उसमें उन्होंने तर्क दिया कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कैटेगराइज एनी ग्रुप ऑफ पीपल एज एससी एज आर्टिकल 341 गिव्स दिस पावर टू ओनली प्रेसिडेंट। सिर्फ राष्ट्रपति को पावर है उसको कैटेगराइज करने की, और किसी को पावर नहीं है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि एससी कैटेगरी एज ए होल इज ए होमोजेनस ग्रुप, persons from some class cannot be treated differently thereby violating right of equality। मीन्स समानता के अधिकार को ये उसका उल्लंघन करता है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट। तो ये दो तर्क दिए, उसमें बहुत सारे और सारे तर्क दिए थे जिसमें सामाजिक व्यवस्था का भी उसमें उल्लंघन किया गया था, उल्लेख किया गया था। और उसमें एक जज थे जिसमें संतोष हेगड़े, उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया था कि जिन सरकारों को एक अफर्मेटिव एक्शन को कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था और उसे लागू करने के लिए सरकारें उस काम को करने की बजाय उस कास्ट को डिवीजन, सब डिवीजन में उलझ गई हैं। उन्हें इन वर्गों को जो बहुत पीछे रह गए हैं आरक्षण के लाभ से, उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, विशेष शिक्षण प्रोग्राम और उनको आर्थिक मदद दे करके उनको उसके योग्य बनाना चाहिए। ये उन्होंने एक तर्क दिया था, जो उन्होंने इससे जो सरकार की विफलता की तरफ उन्होंने संकेत दिया, जो बहुत तर्कपूर्ण उन्होंने निर्णय दिया था इसमें। तो जब ये 2004 में ये निर्णय आ गया तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया था 1975 में, और एससी को सब कैटेगराइज करके उनके रिजर्वेशन को भी डिवाइड कर दिया था, 50-50% कर दिया था। 50% फॉर वाल्मीकि एंड मजहबी सिख्स एंड 50% फॉर अदर शेड्यूल कास्ट। तो उस निर्णय को भी हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। इसी निर्णय के आधार पर 2004 के आधार पर ऑन 26 जुलाई 2006 को उसको पंजाब गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया, मींस निरस्त कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने उसे फिर दोबारा इंट्रोड्यूस किया प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन के तौर पर टू शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब वही जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ये 29 मार्च 2010 को पंजाब हाई कोर्ट ने इसी ईवी चन्नैया जजमेंट के आधार पर उसे स्ट्रक डाउन किया। अब पंजाब गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह नाम के केस में सुप्रीम कोर्ट में आती है, अपील फाइल करती है, एसएलपी फाइल करती है पंजाब गवर्नमेंट। और 20 अगस्त 2014 को जो 3 जज बेंच है, 3 जज बेंच ने इस, क्योंकि अब 3 पेटिशन आ चुके थे, हरियाणा गवर्नमेंट का भी आ गया था, पंजाब गवर्नमेंट का भी आ गया था और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का भी आ गया था। आंध्र प्रदेश का ऑलरेडी वो जजमेंट डिसाइड हो गया था, मैटर डिसाइड हो गया था। तो अब ये 3 जज बेंच ने ईवी चन्नैया के जजमेंट का पुनर्निरीक्षण किया, उसको रिव्यू किया और उन्होंने पाया कि भाई ये मैटर जो है एक संवैधानिक महत्व का है
और एक इससे राष्ट्रीय महत्व का है। इट इज ए ग्रेट पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर है, इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने 5 जज बेंच को इसे रेफर कर दिया। 5 जज बेंच में, ये 15 जुलाई 2015 की बात है जब उन्होंने रेफर किया। 5 जज बेंच में, जिसमें अरुण मिश्रा थे, इंदिरा बनर्जी, एम.आर. शाह, विनीत शरण और एक और जज थे, जिन्होंने जो पूर्व के जजमेंट थे, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, और जिसमें सब क्लासिफिकेशन के बारे में संकेत दिया गया था, और इन्होंने ये पाया कि भाई ये जो मैटर है इसमें आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, 342A, आर्टिकल 14, 15, 16 और 338, 341, 42, 41 और 342A, इन सभी आर्टिकल्स की व्याख्या होनी है। और ये संवैधानिक महत्व का मुद्दा है जो पूरे राष्ट्र के जीवन पर असर डालेगा। इसलिए क्योंकि ईवी चनैया का जो 5 जजों की बेंच का जजमेंट था, इन्होंने भी समझा कि भाई वो 5 जज पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं, तो हम 5 जजों के निर्णय को हम नहीं पलट सकते, इसलिए इस मैटर को लार्जर बेंच को रेफर किया जाए। तो इन्होंने ये जो मैटर है लार्जर 7 जजों की बेंच को 28 अगस्त 2020 को रेफर कर दिया। अब 28 अगस्त 2020 के बाद में ये मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए 12 अक्टूबर 2023 को। 12 अक्टूबर 2023 में ये जो जजमेंट मैटर आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 17 जनवरी 2024 को फर्स्ट हियरिंग के लिए लिस्ट किया, और उसमें 2 इश्यूज फ्रेम किए। पहला इशू था कि कैन SC/ST बी परमिटेड टू बी सब क्लासिफाइड एज SC/BC कैटेगरी, क्योंकि 16(4) कहता है SC/BC में, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग उसमें वहां पे उन्होंने सब क्लासिफाई किया है। तो इन्होंने ये अपना एक इशू फ्रेम किया कि कैन SC एंड ST बी परमिटेड टू बी सब क्लासिफाइड एज SE/BC कैटेगरी की तरह SC/ST को भी सब क्लासिफाई किया जा सकता है क्या। दूसरा इशू इन्होंने फ्रेम किया सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट लेजिस्लेचर is competent to introduce sub classification of SC/ST, मीन्स जो राज्य की विधायिका है, मीन्स राज्य की विधानसभा है या राज्य की सरकार है, वो SC/ST के बीच में सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ये 2 इशू इन्होंने फ्रेम किए। कब? 17 जनवरी 2024 को। देखिए जो मुद्दे हैं और जो संवैधानिक महत्व के मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सालों से लंबित पड़े हैं, उन पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। और ये मुद्दा जो SC/ST से संबंधित आया, 17 जनवरी 2024 को इस पे इश्यूज फ्रेम होते हैं, और 1 फरवरी 2024 से लेकर के 6 फरवरी 2024 तक इस पर लगातार सुनवाई होती है, और जजमेंट 6 फरवरी 2024 को रिजर्व कर दिया जाता है। 1 अगस्त 2024 को यह जजमेंट अनाउंस किया जाता है, जिसमें 6-1 की मेजोरिटी से यह जजमेंट अनाउंस होता है, जिसमें 6 जजेस एक तरफ हो जाते हैं और एक जज एक डिसेंटिंग जजमेंट देते हैं। 6 जज में कौन कौन है, अब नाम सुन लीजिए, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस SC मिश्रा, जस्टिस विक्रम नाथ, ये 4 जज एक मत से सभी बिंदुओं पर सहमत होते हैं। 4 जज। एक जज हैं पंकज मित्तल, वो अपना अलग जजमेंट देते हैं, बट वो कंकरिंग जजमेंट देते हैं इन 4 जजों के साथ मिलकर के। एक जज हमारे माननीय BR गवई साहब हैं, जिन्होंने सबसे बड़ा जजमेंट लिखा है 281 पेज का। 281, 561-65 पेज के जजमेंट में से अकेले 281 पेज का जो जजमेंट लिखा गया है वो माननीय जस्टिस BR गवई के द्वारा लिखाया गया है। और एक जज हैं बेला M त्रिवेदी, जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है और वेरी रीजन्ड जजमेंट दिया है। एंड मैं तो सैल्यूट करता हूं उनकी तर्क बुद्धि को, और उन्होंने बहुत मतलब पुख्ता तथ्यों के साथ अपना जजमेंट
जजमेंट दिया है और वो 86 पेज का जजमेंट दिया है। यहां मैं एक बात और इंगित करना चाहूंगा कि देखिए, सबसे ज्यादा मानसिक कसरत इसमें किसी ने की है तो वो हमारे B.R. गवई साहब ने की है। 281 पेज का जजमेंट लिखा है इसमें। सबसे कम कसरत किसी ने मानसिक कसरत की है तो S.C. शर्मा जी और विक्रम नाथ जी ने की है, जिन्होंने कोई अपनी तरफ से लिखा ही नहीं और सिर्फ कनकर्ड कर दिया है चीफ जस्टिस के साथ। और पंकज मित्तल जी ने मात्र 54 पेज का जजमेंट लिखा है और 54 पेज में पूरी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का हवाला देते हुए अपनी बात को लिखा है। साथियों, यहां मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई बार मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि भाई, घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हमको तो अपनों ने मारा, दूसरों में कहां दम था, कश्ती वहां डूब गई जहां पानी बहुत कम था। तो ये कई बार मुझे ऐसा बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है और मेरे संकेत आप समझ रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं यहां पर। अब बात आती है साथियों, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जो जजमेंट दिया है, बहुत बोल्ड जजमेंट दिया है अपना, और उन्होंने ये बात बहुत गहराई से समझी है कि भाई, जब 2004 में एक 5 जज बेंच, इसी सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच और एकमत होकर के और बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए, मींस देश की SC ST समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए और तत्कालीन सरकारों की विफलता को इंगित करते हुए और सरकारों के द्वारा न लिए जाने वाले कदमों को इंगित करते हुए उन्होंने एक बहुत डिसेंटिंग जजमेंट दिया। और अपने जजमेंट में एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विलियम ओ डगलस का एक कोट उन्होंने डाला है और उस कोट में उन्होंने लिखा है, द राइट टू डिसेंट इज द ओनली थिंग, द राइट टू डिसेंट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स लाइफ टॉलरेबल फॉर ए जज ऑफ एन एपेलेट कोर्ट। मींस, अगर असहमति ही एक ऐसी चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जीवंत उदाहरण बनाती है, मतलब एक टॉलरेबल, एक सहनीय उदाहरण बनाती है। इट इज द राइट ऑफ डिसेंट, यह असहमति का ही अधिकार है, नॉट द राइट और ड्यूटी टू कंफर्म। ये न वो राइट नहीं कि जो लोगों के साथ पीछे पिछलग्गू बनने का अधिकार नहीं, विच गिव्स डिग्निटी, वर्थ एंड इंडिविजुअलिटी टू मैन, जो लोगों को एक प्रतिष्ठा और उसकी कीमत और उस व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व को निखारता है। जो डिसेंट जो है मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है। माननीय DP गुलिया जी ने कहा कि भाई, मैं एक यहां पर कोट दे रहा हूं कि भाई, मैं इसको ऐसे ना समझा जाए, तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात को कह रहा हूं, क्योंकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी इन 6 जजों से असहमति जताते हुए अपनी बात को बहुत बेबाकी से कहा है। तो साथियों, ये बात यहां आती है। अब मैं यहां आता हूं कि देखिए, अब बात आती है कि साथियों, यहां पर कि जो यहां लोकतंत्र के ये 4 स्तंभ हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। इस 75-76 साल की आजादी में आप सबने देखा होगा कि कितनी आजादी हमें मिली है और संविधान के द्वारा जो दिया गया आरक्षण का एक अधिकार है, उसका लाभ कितना मिला है समाज को, इसको बहुत बारीकी से परखने की आवश्यकता है। आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, सभी मुझसे ज्यादा योग्य हैं। आप अगर देश की राजनीतिक व्यवस्था पर नजर डालें तो देश में प्रधानमंत्री आज तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नहीं बना। प्रेसिडेंट एक टिटुलर हेड होता है, रबर स्टाम्प होता है, वहां तो किसी को भी बैठाया जा सकता है। जो सत्ताधारी दल हैं, अपने राजनीतिक मंसूबे को कामयाब करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं।
आज तक देश की मतलब इतिहास में तीनों सेनाओं का प्रमुख इन वर्गों से नहीं आया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2 जज हैं 33 में से। आपकी संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे समय के बाद ये पहले हमारे के.जी. बालाकृष्णन जी रहे और अभी बी.आर. गवई साहब हैं और एक और हमारे जज हैं। तो ये जज आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट्स में जितने भी जजेस हैं उसमें मात्र आज की डेट में मात्र 4.5% जज अपनी कैटेगरी से आए हैं अभी तक। तो ये आंकड़े हैं, जैसा कि माननीय राजाराम आनंद जी ने बहुत बारीकी से आंकड़े दिए हैं कि आज के वर्तमान राजनीतिक सेटअप में SC ST का प्रतिनिधित्व कहां स्टैंड करता है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। ये बात तो आपको बहुत बारीकी से समझ लेनी चाहिए कि अभी हमें आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका लाभ इन वर्गों को अभी तक नहीं मिला है। अब ये 20 साल में ऐसा क्या बदल गया, मतलब 2004 में एक जजमेंट कहता है 5 जजों का कि भाई सब कैटेगराइजेशन 19 जो आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 338, आर्टिकल 341, 342, 342A ये हमें ऑथराइज नहीं करता है। और स्पेशली ये बात बहुत तर्कों के साथ उस जजमेंट में कही गई थी, बहुत तर्कों के साथ, उसके साथ बहुत सपोर्टिंग तर्क थे उनके जजेस के, 5 जजेस के। और 5 जजों ने बहुत यूनानिमिटी के साथ उस जजमेंट को दिया। ठीक 20 साल के बाद 7 जजों की बेंच में एक जज डिसेंट करता है, वो भी बहुत तर्कपूर्ण तरीके से, और 6 जज एकमत होकर के एक उसी निर्णय को पलट देते हैं। तो कौन सा बदलाव देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड को बदल दिया, और उस स्टैंड को बदल दिया कि जो संवैधानिक महत्व का है, संवैधानिक महत्व का, इतने संवैधानिक महत्व का है जो इस देश के लगभग 30-40 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला है। क्या उसमें और गहराई से जाने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नहीं पड़ी, और इतनी सुपरसोनिक स्पीड से इस जजमेंट को क्यों दिया गया? मैं यहां आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश में अभी जो अपने कृष्णा मदिगा, जो अपने साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनको साथ में लेकर के जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने एक वायदा किया और उस वायदे को यहां साकार करने का काम हुआ है। उस साकार करने का काम में कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस कुल्हाड़ी में बैठे बन गए हैं। उस कुल्हाड़ी में, मेरा संकेत समझ रहे होंगे आप, उस सपने को साकार करने में हम भी कुल्हाड़ी में बैठे बन गए हैं। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। साथियों, अब बात आती है कि इस 20 साल में कुछ भी नहीं बदला है। स्थिति जस की तस है और बल्कि बद से बदतर हुई है। आरक्षण की स्थिति बद से बदतर हुई है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन रैंपेंट हुआ है। कितने ही सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया है और उस निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। तो स्थिति बद से बदतर हुई है, स्थिति सुधरी नहीं है। और बदला है तो सिर्फ एक चीज बदली है, वो है लोगों का माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट जरूर बदल गया है, क्योंकि पिछले इस 10 साल में आप सबको मालूम है कि एक मानसिकता विशेष के लोगों ने इस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति को बदलने का भरसक प्रयास किया है और उसको यथास्थिति में परिवर्तित करने का काम किया है। जो 75 साल में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को बैक गियर में डालने का काम किया है। साथियों, अब बात आती है कि देखिए, ये जो जजमेंट है, ये जो जजमेंट है, ये तथ्यों से बिल्कुल परे है। तथ्यों से परे क्यों है कि मैं आपको इसके पीछे कुछ बातें कहना चाहूंगा। कैसे तथ्यों से परे है कि देखिए, अपने संविधान में एक व्यवस्था है कि भाई नेशनल जुडिशियल कमीशन लागू किया जाए। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ही नेशनल जुडिशियल कमीशन लागू किया जाए। जब हमारा यूपीएससी है, यूपीएससी के माध्यम से जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट होता है,
तो उसमें पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से रिजर्वेशन है जो एग्जीक्यूटिव को फॉलो करता है इंडिया में। ठीक उसी तरीके से आपकी जो लेजिस्लेचर है उसमें 131 सांसद उसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तहत पार्लियामेंट में चुन करके जाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपना संविधान आपको आदेश देता है कि भाई नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, और क्यों बनाया जाए? क्योंकि देश में सामाजिक व्यवस्था में अन्याय हुआ है, और उस अन्याय में जो लोग अन्याय के शिकार हुए हैं उनको न्यायिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से। आज तक देश में किसी भी सरकार ने नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने का प्रयास नहीं किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि सभी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में आपको अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और जब आपको अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो आपकी आवाज न्यायपालिका में रही ही नहीं, आपकी आवाज न्यायपालिका में नहीं रही। और जब आप पूना पैक्ट के माध्यम से, कम्युनल अवार्ड के माध्यम से आपकी आवाज राजनीति में भी नहीं रही, राजनीति में भी कुंद हो गई, क्योंकि जो भी लोग गए वो चमचा बन करके गए, पार्टियों के मुखियाओं के चमचा बन करके गए, और वो अपने समाजों का प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं कर पाए। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में आपका प्रतिनिधित्व सिर्फ क्लास 4, क्लास 3 और क्लास 2 सर्विसेज तक, मात्र मेरे ख्याल से जैसे माननीय राजाराम आनंद जी ने आंकड़े दिए हैं, और वो आंकड़े गूगल के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, आज तक आपको एक जिसको कहते हैं कि रीजनेबली सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक भी नहीं आया है, रीजनेबली सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक भी आपका प्रतिनिधित्व एग्जीक्यूटिव में नहीं आया है। तो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय ले लिया कि भाई कुछ कास्ट शेड्यूल कास्ट में बहुत एडवांस हो गई हैं और कुछ कास्ट बहुत ज्यादा पिछड़ी हो गई हैं। साथियों, हमारी सहानुभूति अपने भाइयों से है, हमारी सहानुभूति उन सभी साथियों से है अपने से कि जो देश में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, क्योंकि हमारे भाई हैं। हमसे ज्यादा सहानुभूति सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा सकता, हमसे ज्यादा सहानुभूति वर्तमान की केंद्र सरकार नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। लेकिन उन भाइयों में जो लोग पढ़ लिख गए, उन पढ़े लिखे भाइयों ने अपने उन साथियों में, अपने समाज में, अपनी जातियों में वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना लाने का काम नहीं किया। उसके लिए उन समाज में से पढ़ लिख कर आगे निकले हुए लोगों का दोष है, और उन्होंने अपने आदर्श चुनने का काम नहीं किया, सही आदर्श चुनने का काम नहीं किया। और सही आदर्श अगर वो लोग चुन लेते तो शायद उनको जीवन में उठने के लिए मार्गदर्शन मिल जाता। बाबा साहेब अंबेडकर जिस उत्कर्ष, जिस उद्यान और जिस वैभव को प्राप्त हुए, वो वैभव हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। साथियों, अब बात आती है कि देखिए हमें करना क्या है, क्योंकि मुझे माननीय अध्यक्ष जी को भी सुनना है और समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो सबसे पहली बात हमारी, सबसे पहले देखिए, हम कई बार रिएक्शन करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, और एक्शन ना करने के कारण हम रिएक्शन में उलझ के, हमारा दुश्मन हमें रिएक्शन में उलझा देता है और हमारी पूरी मानसिक, शारीरिक और जितनी भी क्षमता है वो व्यर्थ चली जाती है। हमें एक्शन करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात जो हमें युद्ध स्तर पर उठाने की आवश्यकता है वो है देश में नेशनल जुडिशियल कमीशन बनने की जरूरत है। हमें जाना चाहिए न्यायपालिका में इसके लिए। दूसरा, हमारी जनसंख्या के अनुपात से बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। जो बजटरी एलोकेशन नहीं होता है, मनमाने तरीके से केंद्र और राज्य सरकारें हमारे कल्याण के फंड में कटौती करती रहती हैं और हम लोग कभी आवाज नहीं उठाते, कोई आंदोलन उसके लिए नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ, कोई परिवर्तन आता है तो साधनों के बल पर आता है, और अगर साधन ही आपके मद में नहीं खर्च किए जाएंगे तो कोई परिवर्तन आपकी जिंदगी में आने वाला नहीं है। तीसरी बात जो हमें उठाने की आवश्यकता है, देखिए यहां मैंने शुरू में कहा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, कि
हमको अपनों ने मारा, दूसरों में कहां दम था, किश्ती वहां डूब गई जहां पानी कम था। नाम नहीं लूंगा, किसी हमारे बहुत अच्छे नेता ने एक मांग कर दी थी, हमारे अपने नेता ने मांग कर दी थी कि भाई ईडब्ल्यूएस कोटा 10% लागू किया जाए, उनमें पिछड़ापन है। ये हमारी कहीं ना कहीं ऊंची कुर्सी पे बैठ करके कहीं दिवा स्वप्न देखने वाली बात थी, और उसी का लाभ उठा करके ईडब्ल्यूएस कोटा 10% लागू कर दिया गया। अब हमें वो ईडब्ल्यूएस कोटे से बढ़कर हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर सरकार को हमारे अति पिछड़े लोगों को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में अति पिछड़े लोगों को उठाना है, उनका कल्याण करना है, तो ठीक ईडब्ल्यूएस कोटे की तरह 10% कोटा उस 40% में से जो बचा हुआ है वो अलॉट करना चाहिए, इसमें प्लस करना चाहिए। मींस अगर आज 21% है तो इसे 31% करना चाहिए, क्योंकि हमें जब तक ज्यादा प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं मिलेगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। अब चौथी बात है कि हमें कास्ट सेंसस के लिए ओबीसी समाज, हमारे कुशवाहा समाज ने, कुशवाहा साहब ने बड़ी बात अच्छी रखी, कुशवाहा समाज ने और जो हमारा ओबीसी समाज है वो कास्ट सेंसस को बहुत आक्रामक और युद्ध स्तर पर उठाए, और वो जातिगत आंकड़े निकलेंगे तो सब जाति अपनी जाति चेतना के मांगेंगी। अब साथियों, चौथा है कि जो रिजर्वेशन इन प्राइवेटाइजेशन, जैसे जैसे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो, प्रत्येक उपक्रम में जो रिजर्वेशन है वो सरकारी उपक्रम की तरह यथावत बना रहे, ये हमारी बहुत मजबूत मांग होनी चाहिए। साथियों, अब बात आती है कि जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मात्र एक है देश में, 33 जज हैं। आज की डेट में हमारे पास 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, और 1.5 अरब की पॉपुलेशन में हमारे पास मात्र 33 जज एपेलेट कोर्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में है। वो एपेलेट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन हाई कोर्ट से जाने वाले मुकदमों का निस्तारण नहीं कर पा रहा है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात छोड़िए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स तो सालों से लंबित हैं वहां पर। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ब्रांचेस खुलनी चाहिए, जैसे हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस सभी मेट्रो में होनी चाहिए, दिल्ली में एक होनी चाहिए, कैलकाता में एक होनी चाहिए, बॉम्बे में एक होनी चाहिए, और ये जो चारों, मद्रास में एक होनी चाहिए, चारों मेट्रो में एक सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच होनी चाहिए, और नंबर ऑफ जजेस की संख्या 4 गुनी होनी चाहिए, और उस 4 गुनी संख्या बढ़ा करके उसमें हमारी जनसंख्या के अनुपात से वहां पर हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हमारी एक बहुत बड़ी मांग होनी चाहिए। साथियों, अब जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन पॉपुलेशन की संख्या के हिसाब से हमें मांग करनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत सादा और सीधे तरीके से हमारे महापुरुष ने ये बात डिमांड रखी थी, हम उस डिमांड को भी हम आगे नहीं ले जा पा रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें इस बात को आगे ले जाने की आवश्यकता है। साथियों, अब बात आती है कि देखिए, इसके ये बात है कि जो हमें करना है, ये बिंदु हैं जिनकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है। और देखिए, मैं एज एन एडवोकेट और मैं दिल्ली में बेस्ड हूं, तो अभी हमने एक एडवोकेट्स की मीटिंग बुलाई थी जिसमें इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, और एक रिव्यू पेटिशन फाइल करने के लिए रणनीति तैयार की है, और जिसमें इन सारे मुद्दों को, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको उठाने का, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो खामियां नजर आ रही हैं। देखिए, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, और जब अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान देता है तो हमें किसी भी चीज का मूल्यांकन करने का, विश्लेषण करने का अधिकार है। कोई क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इनफॉलिबल नहीं है, क्योंकि जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इनफॉलिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं मान सकते हम। सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश भी है वो भी रिव्यू, क्योंकि पार्लियामेंट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, अगर वो लोकतंत्र की भावना और संविधान की भावना के विरुद्ध है तो पार्लियामेंट उसे निरस्त कर सकती है अध्यादेश ला करके। तो साथियों, ये जो बिंदु हैं इन पर हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन किया है,
और उस पर हम काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि साथियों देखिए इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, जिन बिंदुओं को मैं इंगित कर पा रहा हूं आपके आपके समक्ष। नंबर 1, ये जजमेंट बाबा साहेब अंबेडकर की भावना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्टलेस सोसाइटी के खिलाफ है। ये जाति को मजबूत करता है, जाति की दीवार को मजबूत करता है। नंबर 2, ये रिजर्वेशन से हम लोगों को महरूम करने की एक गुंजाइश रखता है। कैसे कि आज जिस अंबेडकराइट और बुद्धिस्ट समाज में जो बौद्धिक क्षमता पैदा हो गई है, उस बौद्धिक क्षमता के बल पर वो इस प्रतिनिधित्व का कुछ हद तक अपनी कुव्वत और काबिलियत और मेरिट के आधार पर उसका आज लाभ उठा पा रहा है। लेकिन अगर ये कैटेगराइजेशन हो जाता है और इन लोगों को, जो लोग अपनी कुव्वत और काबिलियत और संघर्ष के बल पर निखर करके आगे आए हैं और देश में अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं, ऐसे लोगों को अगर रिजर्वेशन से या प्रतिनिधित्व से महरूम कर दिया जाएगा, तो वो लोग जो अभी शिक्षित नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक दिन में तो पूरी नहीं होती है भाई, अगर ग्रेजुएशन भी करनी है किसी को तो कम से कम 15 साल में ग्रेजुएशन पूरी होगी, और ग्रेजुएशन अगर 12th के बाद भी कम से कम 18 साल में आपकी वो शिक्षा पूरी होगी। तो आप 18 साल तक क्या इंतजार करेंगे उस पोस्ट को भरने के लिए, या उस वर्ग को शिक्षित करके और फिर उसके लिए उस रिजर्वेशन को लिए आप उसको पेंडिंग में रखेंगे? इट्स नॉट फेयर। ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। और जो मेरिट आज इस बुद्धिस्ट और अंबेडकराइट या जो एजुकेटेड क्लास है SC ST में जो डेवलप हो गई है, जो अपने आप को उच्चतम मुकाम तक लाने के लिए सक्षम बना लिया है, वो कहीं सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनको फील्ड से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात कि जो हमारे बीच में अगर डिवीजन क्रिएट करने में ये जजमेंट सफल हो जाता है और राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक शरारत के कारण ये डिवीजन कर देती हैं, तो हमारे बीच में जो एकजुटता है, जो हमारी यूनिटी है, जो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने की जो स्ट्रेंथ है, वो हमारी स्ट्रेंथ डाइल्यूट हो जाएगी और SC ST और OBC कम्युनिटी के लोग अपनी स्ट्रेंथ के बल पर पॉलिटिकल पावर कैप्चर नहीं कर पाएंगे और सवर्णों के रहमो करम पर जिएंगे। अब बात आती है कि जो बड़े दायरे से छोटे बाड़े में समेट देना, कि आज हमारे पास 15% रिजर्वेशन ST कैटेगरी में है और 7.5% ST कैटेगरी में है, और अगर मान लीजिए इसी का सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है तो हम 1%, 2% और 3% के बाड़े में समेट दिए जाएंगे। हमें 15% के फील्ड में प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। जब 15% के फील्ड में प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा तो आपकी जो मेरिट है, जो आपकी योग्यता है, वो कुंठित हो जाएगी और वो समाज लाभ से वंचित हो जाएगा, शासन प्रशासन में भागीदारी से वंचित हो जाएगा। एक पॉइंट बहुत बड़ी बात कि साथियों, आज इस SC वर्ग में और ST वर्ग में समाज का एक रहनुमा पैदा हुआ है, अपने बौद्धिक बल के कारण एक रहनुमा पैदा हुआ है और वो रहनुमा सबकी आवाज उठाता है। ये जो बौद्धिक शक्ति पैदा हुई है SC ST वर्ग में, ये अपने वर्ग के हितों के लिए आवाज उठाती है। जैसे मैं 2 अप्रैल के आंदोलन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं तो साथियों, ये बौद्धिक क्षमता वाला वर्ग उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में था और SC ST वर्ग के लोगों के हितों पर जो कुठाराघात हुआ था उस जजमेंट के कारण, इस बौद्धिक वर्ग ने अग्रणी भूमिका निभा करके सुप्रीम कोर्ट को घुटनों पर लाने का काम किया था और एक रहनुमा, जिसको कहते हैं गार्जियन, बनकर के इस वर्ग ने काम किया था और उसी का परिणाम था कि सुप्रीम कोर्ट को वो अपना जजमेंट बदलना पड़ा और सरकार को भी अध्यादेश ला करके उसमें परिवर्तन करना पड़ा। साथियों, ये उस गार्जियनशिप का ही परिणाम था और अगर ये गार्जियनशिप हटा दी जाएगी, ये बौद्धिक वर्ग इस बात से वंचित कर दिया जाएगा, तो आप समझ लेना कि आपके पास कोई रहनुमा नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। और SC ST वर्ग का जो कमजोर वर्ग, जिसकी तरफ सहानुभूति दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो दूसरों के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर हो जाएगा।
मैं आज जिस कॉलोनी में रहता हूं, जिस गांव में रहता हूं, आपने देखा होगा कि SC ST वर्ग के लोग गांव के किनारे पर बसते हैं। उनकी बस्तियां, उनके घर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी जाति में, किसी भी जाति में कोई आदमी पढ़ लिख करके आगे बढ़ता है तो वो दूसरे जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, प्रेरणा का स्रोत बनता है। और ऐसा मैंने देखा है कि प्रेरणा का स्रोत बनकर के दूसरी जाति के युवाओं को प्रेरित करता है, और वो भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और वो बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये जजमेंट लागू हो जाता है और राजनीतिक शरारत शुरू हो जाती है तो साथियों, इन्हीं जातियों में एक कंपटीशन पैदा होगा, एक द्वेष भाव और दुर्भाव इन्हीं जातियों के बीच में पैदा होना शुरू हो जाएगा। और उस द्वेष भाव के कारण जो एक सामंजस्य, जो भाईचारा, जो एकजुटता और जो एक वैचारिकता बननी चाहिए, वो नहीं बन पाएगी। और इन दोनों, इनके, इसके कारण इनके बीच में, या इनको लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की शक्ति इनकी छीन हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा भयंकर विषकारी परिणाम इस समाज के ऊपर होगा अगर इसमें ऐसा होता है। साथियों, अब बात आती है कि देखिए, मैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत संकीर्ण दायरे में काम किया है। ये, मुझे ये आलोचना करने में कतई गुरेज नहीं है। कैसे कि सुप्रीम कोर्ट आज भी हमें सिर्फ भीख मांगने वाला समाज मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमें आरक्षण के बल पर जीने वाला समाज मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमें एक, जिसको कहते हैं कि हम अभी उनके रहमो करम पर जिंदा हैं, सुप्रीम कोर्ट इस दृष्टिकोण से हमारे समाज को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, जो हमारा संख्या बल है, जो लोकतंत्र में शासक बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की नजरों में, उसके सपने में हम शासक जमात नहीं है। और उस शासक जमात के सपने को सुप्रीम कोर्ट तोड़ने का काम कर रहा है इस जजमेंट के माध्यम से। आप इस बात को गहराई से समझें कि अगर हम लोगों ने अपने भाइयों को नहीं समझाया कि अगर हम, हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, हमारा संख्या बल खंडित हो गया तो हम इस देश में कभी शासक जमात नहीं बन पाएंगे। और जब शासक जमात नहीं बन पाएंगे तो इस देश में हम लोगों के, जो धन बल वाले लोग हैं, उन पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। उन पर जब नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो हम गुलाम बनकर के रह जाएंगे, आजाद देश में गुलाम बनकर के रह जाएंगे। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विश्लेषण करने के साथ साथ अपने SC ST समाज के बीच में जाकर के इसके इन भयंकर और व्यापक दुष्परिणामों के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी, उन्हें जागरूक बनाना होगा, ताकि वो इस भ्रम में ना रह जाएं कि हमें तो ऊपर से एक आशीर्वाद मिल गया, हमारा कल्याणकारी हमें एक आदेश आ गया। साथियों, उन्हें इस भ्रम से बाहर निकालना होगा हमें। और जब तक हम इस भ्रम से उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, हम अपने कर्तव्य में विफल रहेंगे। हमारा आज पुनीत कर्तव्य है कि हमें उनके बीच में जाकर के उन्हें जागरूक करना कि इसमें वो अपने आप का और महिमा मंडन ना करें, अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस ना करें और बहुत ज्यादा संतुष्ट महसूस ना करें। उनके अंदर एक असंतुष्टि का भाव कि हमें देश की व्यवस्था पर शासन करना है, हमें देश को कंट्रोल करना है, मिल करके हम उनके अंदर ये भाव पैदा करें, तब हम अपने कर्तव्य को निभाने में सफल होंगे। साथियों, अब बात आती है कि देखिए, ये जो आखिर में लंबी बात हो गई, मैं, बहुत बड़ी बात है, इसके विश्लेषण में बहुत सारी और बातें हैं जो कानूनी पहलू हैं, मैं कहना चाह रहा था, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि हमें जो करना क्या है और इसके क्या घातक परिणाम हैं, मैंने उनकी तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित किया है। जो करना है उस पर हमें काम करना है, और जो घातक परिणाम है उसके बारे में लोगों को हमें जागरूक बनाना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। मैं आप सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, माननीय अध्यक्ष जी का, अपने सभी वरिष्ठ साथियों का, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। साधु साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्वान साथी आदरणीय सिद्धांत गौतम जी ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में हमको अवगत कराया
और इसके जो साइड इफेक्ट हैं, इसके जो प्लस माइनस पॉइंट हैं, उससे अवगत कराया। अब हम मीटिंग के आखिरी चरण में हैं, क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग हो गई है। पिछले 2.5 घंटा से हम विद्वान साथियों को सुन रहे थे। निश्चित ही एक बेहतर राय हम लोगों की बनी है। अब हमारे अध्यक्ष जी, संस्थापक अध्यक्ष जी और हमारे इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जनक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी को मैं इस निवेदन के साथ बुलाऊंगा कि अब हमें, चूंकि हमारे संरक्षक भी हैं और हम एक गैर राजनीतिक संगठन के